हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सबसे आसान चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। बेटा 7 मार्क्स का इस जो पूरा एग्ज़ाम है आपका फिजिक्स का 70 मार्क्स में से उसमें 7 मार्क्स आपके सेमीकंडक्टर के होते हैं और डेफिनेटली वो आपके यहाँ से मिलने वाले हैं। आज हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं और उसके साथ कम से कम 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वही क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर भी होंगे और थ्योरेटिकल कैसे आएंगे वो भी चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं बच्चे। तो बच्चे सेमीकंडक्टर में आप सबने पढ़ रखा होगा, हम लोग क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ रखा होगा कि सर सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो सम टाइम कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और सम टाइम इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो है 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स बोले तो कार्बन फैमिली के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इवन कार्बन जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो सेमीकंडक्टर के बेसिस में कौन कौन से आते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो अगर जो नॉर्मली हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उनके ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो टाइटली बॉन्डेड भी होते हैं, वो एज पर रिक्वायरमेंट वो लूज करके कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे और गेन करके वो इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग करके हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं। और डोपिंग प्रोसेस को कैसे करते हैं? हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अगर 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी है, 15 ग्रुप एलिमेंट बोले तो पेंटावेलेंट, 15 ग्रुप एलिमेंट्स, तो उनको डोपेंट बोलते हैं। और कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स होते हैं आपने इसको याद करने की ट्रिक भी फॉलो की होगी बच्चे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नाना पाटेकर आसरानी सब बीमार। ठीक है ना, तो ये वो एलिमेंट्स हैं कि जिनको ऐड करने से जो सेमीकंडक्टर तैयार होता है वो कौन सा होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। क्या खास बात होती है सर एन टाइप सेमीकंडक्टर में? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स कम होते हैं, और ओवरऑल जो होता है ये न्यूट्रल होता है। जबकि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसे होता है, सारे ये पॉजिटिव आयंस होते हैं और इनके ऊपर साथ में क्या लगा होता है? इलेक्ट्रॉन लगा होता है। लेकिन फिर भी ये ओवरऑल कैसा चार्ज होगा इस पूरे सेमीकंडक्टर में? न्यूट्रल। ओके, अगर हम ट्राईवैलेंट ऐड करते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट्स, कौन कौन से होते हैं? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है बच्चे, तो ये रिवीजन के लिए याद रखते हैं और ये एलिमेंट्स याद रखना है, क्योंकि होता क्या है पता है, कई बार जब ये एलिमेंट्स डायरेक्टली पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इसको ऐड करेंगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, तो याद होना चाहिए जो नाना पाटेकर आसरानी सब बीमार, इसको हम लोग ऐसे याद कर रहे हैं और आपको एलिमेंट्स के नाम के साथ याद करना है वैसे। और ये है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। और इसमें भी सेम चीज़, ये ओवरऑल न्यूट्रल होगा, जबकि इसका हम आयन देखने जाएंगे तो कैसे बनता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इसके साथ क्या ऐड होते हैं? होल्स ऐड होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल ये कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ही इस सेमीकंडक्टर के सब्सटेंस से बाहर गया है और ना ही कोई अंदर आया है, तब तक ये न्यूट्रल रहता है। खास बात क्या होती है यहाँ पे? नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट वन। अच्छा, जब आपने पीएन जंक्शन तैयार कर लिया बच्चे, आपने पीएन जंक्शन तैयार कर लिया, क्विक रिवीजन मैं करा रहा हूँ, आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। अगर आपको पूरा लेंदी 1.5 घंटे का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर देखना है तो वो भी आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। वो 1.5 घंटे में मैंने पूरी थ्योरी डिटेल में रिवाइज करवाई है उसमें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्विक करें क्योंकि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अच्छा, जैसे ही आप पीएन जंक्शन को फॉर्म करते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पे एक पी लिया और यहाँ पे एन टाइप लिया, तो इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन से पी पे आने लगते हैं, और जितने भी होल्स होते हैं वो एक्सेस में कहाँ? पी पर होते हैं, और वो जितने भी होल्स होते हैं वो पी से एन आना शुरू कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। तो अगर कल को तुमसे कोई पूछता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कौन सी करंट सेटअप होती है, तो डिफ्यूजन करंट सेटअप होती है। ओके, अब बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट क्या होता है सर। तो जैसे ही यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था बच्चे, आप देखेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल सेटअप होने लगते हैं। ठीक है ना, अपोजिट पोलैरिटी के पोटेंशियल सेटअप होने लगते हैं, यहाँ पॉजिटिव और इधर नेगेटिव।
तो ये पोटेंशियल क्या करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने से रोकते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को खींचने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से जो करंट सेटअप होती है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ड्रिफ्ट करंट, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट सेटअप हुई है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, और डायरेक्शन भी कैसे होगी वो आपको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जब ये डिफ्यूजन प्रोसेस और ड्रिफ्ट प्रोसेस रुक जाता है तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, और उस स्टेट में हम क्या देखते हैं, एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है जो डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकने के काम करता है। उस वोल्टेज को, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को आपसे पूछी जा सकती है कि बच्चे बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल सेटअप एट द जंक्शन at which no diffusion process take place, that is known as barrier potential। सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। डिप्लेशन लेयर क्या होती है, एक डेफिनेशन बच्चे ये भी आती है, जब यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल सेटअप हो चुका है तो इस रीजन में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है ना ही होल्स हैं, केवल इमोबाइल आयंस हैं। तो ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। कैसे डिफाइन करेंगे, द रीजन वेयर नो फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल आर प्रेजेंट, दैट रीजन इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। ओके, तो आई होप ये रिवीज आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस जो बेटा आपके एग्जाम में हर साल लगभग पूछे जाते हैं। या तो पीएन जंक्शन की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएगी कि इसमें अगर फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो कैसे ग्राफ बनेंगे, रिवर्स बाइस करते हैं तो कैसे ग्राफ बनेगा, या फिर उसको आगे रेक्टिफायर की तरह के यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैंने बच्चे यहाँ पे क्या रखा है, सबको पता है सब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो ट्रायंगल वाले पार्ट को पी बोलते हैं और लाइन वाले पार्ट को एन बोलते हैं। ट्रायंगल वाले पार्ट को पी, लाइन वाले पार्ट को एन। अगर हमने यहाँ पर क्या किया बच्चे, हमने यहाँ पर एक काम किया कि पी को पॉजिटिव से, पी से पॉजिटिव होता है ना, और एन से नेगेटिव, तो अगर P को डायरेक्टली पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है और N को किधर से जोड़ा है, नेगेटिव से, तो ये किस तरह की बाइसिंग होगी, ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। ये किस तरह की बाइसिंग है बच्चे, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, 3 मार्क्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव, तो अगर ऐसा कनेक्शन है, सिंपल सा ऐसा कनेक्शन है तो फॉरवर्ड बाइस होगा। और फॉरवर्ड बाइस में जो करंट सेटअप होती है वो आपकी कहाँ से शुरू होगी, वो 0 से शुरू नहीं होगी बच्चे, वो शुरू होगी एक सर्टेन वोल्टेज से। और ये जो करंट होगी ये किस रेंज में होती है, मिली एम्पियर में होती है। और इस वोल्टेज से जहाँ से ये करंट स्टार्ट होती है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। और अगर सपोज 2 पॉइंट्स, एक कोई पॉइंट यहाँ पे I1 करंट थी, यहाँ पर I2 करंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होगा, और इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है वो I होगा। और यहाँ से हमको एक रेजिस्टेंस मिलता है जिसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। कल को आप निकाल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एग्जाम में न्यूमेरिकल ऐसे पूछा जा सकता है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालिए फॉरवर्ड बाइस में, और याद रखना ये वैल्यू कम आती है। जो फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लेजिबल होता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि फॉरवर्ड करंट किस चार्ज कैरियर की वजह से होता है, तो याद रखना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होते हैं। किसकी वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। और अब हम बात करें कि अगर सर यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं सर रिवर्स बाइस करंट की बात करें तो ये कैसे फ्लो होगा, तो याद रखना बच्चे यहाँ पर अगर P से पॉजिटिव नहीं हो रहा है, P से पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो क्या P से पॉजिटिव हो रहा है, नहीं सर P तो नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। और N किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, तो समझ जाना ये रिवर्स बाइसिंग है। कैसी है, रिवर्स बाइसिंग है। और बैटरी को उसी पोलैरिटी से ऐड करना है जैसे हमारा बैटरी वोल्ट मीटर को वैसी पोलैरिटी देनी है जैसे बैटरी की पोलैरिटी होती है। और ये करंट किस में फ्लो होती है, माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होती है। किस में फ्लो होती है बच्चे, माइक्रो एम्पियर में। और इसकी करंट देखो कैसे फ्लो होगी, यहाँ से काफ़ी दूर तक ये करंट एकदम स्मूथली जाएगी और बड़ी तेज़ी से एक सर्टेन वोल्टेज में डेवलप होती है, बड़ी तेज़ी से करंट। और ये करंट किस में है, माइक्रो एम्पियर में है। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज।
इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अच्छा, अब आप यहाँ देख पा रहे होगे सर वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो आइडल डायोड के लिए खास बात याद रखना, आइडल डायोड के लिए जो रिवर्स बाइस में करंट होती है वो इन्फिनिटी होती है, सॉरी रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, और फॉरवर्ड के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्स 0 होता है आइडल डायोड के लिए, याद रखिएगा। और अगर आइडल नहीं है तो रिवर्स बाइस में बड़ी हाई रेजिस्टेंस होता है और फॉरवर्ड में लो रेजिस्टेंस होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, याद रखना। विद इन 15 मिनट्स हम लोग इस चैप्टर को पूरा रिकॉल करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। नेक्स्ट वन, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डैम श्योर हूं कि अगर सेमीकंडक्टर से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का कुछ जा रहा है तो या तो पहली स्लाइड से जो होगा 4 नंबर स्लाइड से, और या फिर इस स्लाइड से होने वाला है कि पीएन जंक्शन को एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव कैसे यूज करते हैं। तो पहली बात तो रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। अब हम लोगों ने देखो एक सर्किट डायग्राम बना रखा है, होता क्या है सर्किट डायग्राम में, वी आर यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, ये सॉरी एसी सोर्स है यहाँ पे बच्चे, ये एसी सोर्स हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, और फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करके लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, और फिर ये देखो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे केवल एक डायोड यूज किया है, तो हम लोग हाफ वेव का सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। तो बच्चे होगा क्या, इसकी वर्किंग कैसी होगी, ध्यान से देखिएगा बच्चे। इसकी वर्किंग ऐसे होगी बेटा कि अगर मान लो एसी सोर्स पहले यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो अब P किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, और N किससे कनेक्ट हो गया, N किससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव से। तो क्या ये सर्किट में करंट फ्लो कराएगा, बोलो भाई, ये सर्किट में करंट फ्लो करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कराएगा। क्यों, क्योंकि जब P पॉजिटिव से होगा और N नेगेटिव से होगा तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, और फॉरवर्ड बाइस होगी तो करंट को फ्लो करवा देगी। तो अगर ये हमारा इनपुट वोल्टेज है बच्चे, अगर ये हमारा इनपुट वोल्टेज का कर्व है, तो जिस तरीके से इनपुट आप फॉरवर्ड दे रहे थे एज इट इज आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। लेकिन अगले ही पल क्या होगा उस चीज को देखते हैं कि सर अगले पल क्या होने वाला है। अगले पल में पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए देख लेते हैं। अब पहला वाला काम तो हो गया, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं। देखो बेटा अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये होगा कि अब ये देखो ऊपर वाला भी पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो P तो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, अब P नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और N पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो भैया ये तो रिवर्स बाइस की तरह ट्रीट करने लगा, और रिवर्स बाइस में यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और अगर करंट फ्लो नहीं करेगी बच्चे तो क्या ये इस रिवर्स बाइस के केस में, रिवर्स बाइस के केस में क्या यहाँ कोई करंट दे रहा है, नहीं दे रहा सर, तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 0। फिर से एक बार इसको समझाता हूं मैं, जब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो P पॉजिटिव से करंट को फ्लो करा देगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव है तो P नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट को पास नहीं कराएगा, तो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलने वाला है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये बात कंक्लूजन पर आए कि पॉजिटिव हाफ जब जब रहेगा तब तब वोल्टेज मिलेगा, नेगेटिव हाफ जब जब नीचे रहेगा तब तक हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो हमारा जो यहाँ पे ग्राफ बनने वाला है बच्चे, क्या आपको लग रहा है सर वो ऐसे ही बनने वाला है कि पॉजिटिव साइकिल में तो हमें करंट मिल रही है लेकिन नेगेटिव साइकिल में कोई करंट नहीं मिलेगी। और ये किस तरह का ग्राफ आया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर इनके आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये सर्किट डायग्राम ऊपर वाला बनाना है और ये ग्राफ प्लॉट कर देने हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया कि फुल वेव रेक्टिफायर यूज करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम होगा। यहाँ पे 2 डायोड हमें यूज करने हैं, दिस इज D1 एंड दिस वन इज D2। सपोज फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा,
फर्स्ट हाफ साइकिल में बच्चों यहाँ पे ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो अगर D1 ये पॉजिटिव है तो बच्चे यहाँ से ये करंट फ्लो करा देगा और हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इस समय हमें यहाँ पे करंट देखो ऐसे मिल गई, और ये करंट कौन दे रहा था बच्चे? D1 दे रहा है। तो यहाँ D1 क्या हो जाएगा? ऑन रहेगा, और D2 क्या रहेगा? D2 यहाँ पे ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा सर? क्योंकि देखो इसका P किससे कनेक्शन है? माइनस साइन से कनेक्शन है, तो ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा, जबकि ये फ्लो करवा देगा। लेकिन अगले ही पल क्या होगा? अगले ही पल देखते हैं सर। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव। तो अब क्या देख रहे हैं सर? D2 पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, यानी अब ये करंट को फ्लो कराएगा और अभी भी ये हमको आउटपुट वोल्टेज दे देगा। तो यहाँ देखिए अब हमारे जब यहाँ नेगेटिव आइस होगी तो D2 ऑन रहेगा और D1 ऑफ रहेगा, लेकिन हमें करंट तो मिलेगी ना। तो D2 ऑन और D1 ऑफ। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो D1 ने हमें आउटपुट दे दिया, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई तो D2 ने हमें करंट दे दिया। हमें हर कीमत में आउटपुट वोल्टेज मिलता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें हर तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मान के चलिए बच्चे ये आपको तैयार करना है, हर कीमत पे ये तैयार करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। आप देख पा रहे हैं ये हाफ वेव के लिए हो गया, ये फुल वेव के लिए हो गया। अगर कभी एग्जाम में आता है तो ये इनपुट तो कॉमन बनेगा ही बनेगा। ये वाला सर्किट हो जाएगा हाफ वेव के लिए और ये वाला सर्किट हो जाएगा फुल वेव के लिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं सर? ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। पता लगा आया कि AC की 100 फ्रीक्वेंसी को तुमने अप्लाई किया, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हो, तो हाफ वेव में कितनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट में मिलेगी? तो भैया साइकिल देखते हैं, ये एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल। तो बच्चे जब यहाँ पे 3 साइकिल हैं और 3 यहाँ पर भी हैं तो क्या होगा? ये मतलब हमारे लिए सेम फ्रीक्वेंसी दे रहा है। अगर 100 इनपुट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है तो आउटपुट भी 100 हर्ट्ज ही होगी। लेकिन जरा आउटपुट में देखते हैं सर, सर्किल चेंज, साइकिल चेंज, साइकिल चेंज। तो हम क्या देख रहे हैं सर? यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर 100 फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था 15 मिनट्स में हम लोग अपनी थ्योरी को रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस पर आते हैं कि कैसे बोर्ड में हमारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बेटा डैम श्योर कि अगर जो है आपने ये नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हमारे कर लिए तो डेफिनेटली आप जो है इस चैप्टर में काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A full wave rectifier diodes D1 and D2 as shown in figure. If input supply voltage is इतना, कितना गिवन है? इनपुट सप्लाई वोल्टेज बच्चे यहाँ पे गिवन है, V in गिवन है तुम्हारा 220 sin 100 पाई t। तो बोल रहा है कि what will happen at t is equal to 15 सेकेंड। तो हमें बच्चे ये देखना है कि t इक्वल टू 15 सेकेंड में ये इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह बिहेव करता है या नेगेटिव हाफ साइकिल की तरह बिहेव करता है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है? यहाँ पे t की वैल्यू को कितना रख देना है? 15 मिली सेकेंड, यानी 15 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड रख देना है। चलिए रख करके देखते हैं। तो ये 220 तो एज इट इज रहेगा, साइन 100 इंटू पाई इंटू 15 अपॉन में आ गया 10 इतना, तो ये यहाँ से गया 10। सॉल्व करेंगे कितना आ गया? 220 साइन, अब यहाँ से 2, ये 3, तो कितना हो गया? 3 पाई बाई 2। तो बच्चे 3 पाई बाई 2, तो यार बताओ साइन की वैल्यू 3 पाई बाई 2 आ रही है, इट मीन्स कितना हो गया? 270, और साइन 270 की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V इनपुट जो आ रहा है वो -220 वोल्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, और माइनस साइन की तरह अगर बिहेव कर रहा है, यानी सेकेंड हाफ साइकिल आ रहा है, ये नेगेटिव होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे
ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव में क्या होगा, D2 ऑन रहेगा फॉरवर्ड बाइस और D1 रहेगा रिवर्स बाइस। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, D1 रिवर्स बाइस एंड D2 फॉरवर्ड बाइस। बच्चे याद रखना, मैंने क्या बोला, थ्योरी तो मैंने 15 मिनट्स में पढ़ा दी, लेकिन उसको अप्लाई करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये आपको दिमाग को खोलने वाली सीरीज़ होगी बच्चे। और याद रखिए, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस की उम्मीद रखिएगा। अदरवाइज़ आप सोचे कि मैंने जितना थ्योरी पढ़ाया केवल वही वही बस आ जाएगा, तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला। होगा क्या, आपको इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो सबको पता है मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ होता है, और एन टाइप में क्या होता है, इंट्रिंसिक में कहाँ होता है। सबको पता है इंट्रिंसिक, अगर हम लोग यहाँ एनर्जी बैंड गैप की बात करें बच्चे, एनर्जी बैंड गैप ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड। और अगर हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो फर्मी लेवल एडजस्ट मिडिल पे होता है। तो इंट्रिंसिक के लिए फर्मी लेवल कहाँ हुआ, एट मिडिल, यानी ये कंफर्म है, ए का तो सेकंड होगा, तो यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है ना। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ये क्या होता है, जस्ट कंडक्शन के नीचे होता है। तो फर्मी लेवल इज एट नियर द कंडक्शन बैंड, तो यानी एन टाइप बी के लिए आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट। तो बी के लिए आ जाएगा फर्स्ट, यानी बी इज द राइट आंसर, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, यही दोनों सही हो सकते थे। और एन टाइप के लिए क्या हो रहा है, फर्मी लेवल नियर द कंडक्टर। पी टाइप के लिए फर्मी लेवल नियर द बैलेंस, तो सी के लिए देखो थर्ड आ गया, तो यानी ये हमारे लिए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना है बच्चे। और अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, जिसमें आपको 15 to 20 मिनट्स तक की थ्योरी और उसके बाद इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हों, तो बेटा आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको इस तरह की वीडियोस जरूर मिलती रहेंगी। हम लोग पूरी 12th की फिजिक्स को इसी तरह से कंक्लूड करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, नेक्स्ट वन बच्चे पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। अब आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा कि जब आपने ये पीएन जंक्शन बनाया तो ये डिप्लीशन लेयर होती है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गए, और ये इस रीजन को डिप्लीशन लेयर कहते हो। जब आप फॉरवर्ड बाइस करते हो बच्चे, तो यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जाते हैं और इनको क्या करते हैं, डिप्लीशन लेयर को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इंक्रीज करने की बात बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब रिवर्स बाइस करोगे तो ये इंक्रीज होगी, तो रिवर्स बाइस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब आप रिवर्स बाइस करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा मोबाइल आयंस डेवलप होंगे और ये और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी। यहाँ पे रिवर्स बाइस हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्या है क्वेश्चन बच्चे, ध्यान से देखिए जरा। क्वेश्चन ने कहा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फॉरवर्ड बाइसिंग। सबको पता है पी को हायर वोल्टेज पे करना है और एन को नेगेटिव वोल्टेज यानी लोअर वोल्टेज पे करना है। तो पी को हायर, अच्छा पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पी तो 0 वोल्ट पर है, ठीक है, और एन जो है वो -3 पर है। तो भैया ये तो फॉरवर्ड है ही, कंफर्म सही हो गया। और कोई नहीं है ऐसा, देखो ये -4 है, ये -2 +2 है, ये 2 और 5 है, तो ये तीनों नहीं सही। कौन सा सही है, ए, क्योंकि 0 वोल्ट, ये मत सोचिएगा कि 0 तो 3 से कम है, अरे भैया वो -3 लिखा हुआ है। हायर वोल्टेज की बात करेंगे तो 0 हायर वोल्टेज पर है और -3 लोअर वोल्टेज पर है। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं द इलेक्ट्रॉन concentration in n-type semiconductor is same as the hole concentration in p-type semiconductor. At external fields applied on them, compare the current in them. ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या बात हो रही है कि अगर n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं और p टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन n टाइप इज सेम एज द होल कंसंट्रेशन इन p टाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो भैया याद रखना, इन्होंने कहा करंट इन एन टाइप जो होगी वही करंट इन पी टाइप होगी, या पी टाइप में करंट ज़्यादा होगी,
एन टाइप में ज़्यादा होगी, तो आंसर इसका सी सही होगा, क्योंकि आपको एक पॉइंट बताना है यहाँ पे कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो भैया जब होल्स धीरे धीरे मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव करेंगे, तो करंट भी किस में ज़्यादा होगी, एन टाइप में करंट ज़्यादा होगी और पी टाइप में कम होगी। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एज कंपेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब कह रहा है कि हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखो मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है और ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। पेंटावेलेंट से ही मिलता है, पेंटावेलेंट से एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाना, पाटेकर, आसरानी, सब बीमार। तो कौन से है भैया यहाँ पे, पी से फास्फोरस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत मजा आ रहा होगा। बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम के आजकल ट्रेंडमार्क बन चुके हैं, जरूर इसी तरह से सॉल्व करिए। अब आ रहा है नेक्स्ट। In the given circuit A, B, C, D, the potential drop across the two PN junctions are equal in, ठीक है ना। अब हमने क्या कर रखा है बेटा, A, B, C 3 सर्किट है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द PN जंक्शन। तो भैया किनके उसमें PN जंक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, ये पूछ रहे हैं वो। तो देखो ये तो हो गया फॉरवर्ड बाइस। अब कैसे देखेंगे, क्योंकि P पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये हो गया रिवर्स बाइस, तो ये रिवर्स बाइस में है और ये फॉरवर्ड बाइस में है। ठीक है, ये कैसा है, N से नेगेटिव और P से पॉजिटिव। ये देखो ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही फॉरवर्ड बाइस हैं और ये भी फॉरवर्ड बाइस है। ये कैसा है, ये भी फॉरवर्ड बाइस है और ये भी फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है ना बच्चे, क्वेश्चन क्या क्या है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू PN जंक्शन आर इक्वल इन, तो किसमें सेम होगा। तो भैया देखो ए और सी में हम लोग सेम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, ये दोनों ही फॉरवर्ड बाइस हैं, ये भी फॉरवर्ड बाइस। अगर दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन ये भी, तो 0.7 यहाँ पे 0.7 यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर रिवर्स बाइस है तो दोनों में इन्फिनिटी होगा। हालांकि यहाँ पे दोनों ही फॉरवर्ड बाइस पे कनेक्ट हैं, तो ए और सी सही है और बी में एक तो रिवर्स हो गया एक फॉरवर्ड हो गया, तो बेटा इन दोनों में तो इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है, बेटा उन क्वेश्चंस के लिए आप मेरे पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेरे आप यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप उस चीज़ को देखिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। हाफ वेव रेक्टिफायर है, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दोगे, मैंने अभी बताया हाफ वेव में सेम फ्रीक्वेंसी आउटपुट की होती है और फुल वेव में डबल हो जाती है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। As the temperature increases, the electrical resistance decrease for both conduct, नहीं, इसका ग्राफ आपको बहुत अच्छे से बना लेना है भैया। अगर आप रजिस्टिविटी और अच्छा यहाँ कंडक्टिविटी की दिया, लेकिन वैसे एग्जाम में रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का एग्जाम बहुत पूछा जाता है। मेटल्स के लिए ये इंक्रीजिंग जाता है और सेमी कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो अगर सेमी कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, सेमी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो यहाँ कंडक्टिविटी कम होगी। ये ग्राफ याद रखना, ये किसके लिए है, मेटल्स के लिए है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, और ये किसके लिए है, सेमी कंडक्टर के लिए है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही पूछा है बच्चे, तो ठीक है, डिक्रीजेस फॉर सेमी कंडक्टर होगा एंड बोथ हैं सेमी कंडक्टर। कौन सा ऑप्शन सही देखें, हाँ ये सही है, ये आपका बिल्कुल सही है कि इंक्रीज कर रहा है कंडक्टर में लेकिन सेमी कंडक्टर में ये डिक्रीज करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। अब पी टाइप सेमी कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमी कंडक्टर के लिए कौन सा सही होता है, होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होते हैं। ठीक है ना, तो होल्स जो है मेजॉरिटी हैं, ठीक है। ट्राई वैलेंट एलिमेंट्स आर डोपेंट, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही है। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ पेंटावैलेंट से तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर कहाँ मिलेगा, पी टाइप से तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। नेक्स्ट वन, इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए भी आप रेडी रहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, होता है Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, जो होता है होल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, टोटल चार्ज कंसंट्रेशन। यहाँ क्या गिवन है, प्योर सिलिकॉन के लिए, यानी ये गिवन है आपके लिए, Ni की वैल्यू दे दिया है 5 इंटू 10 की पावर 28, ओके। और 1 ppm कंसंट्रेशन, 1 ppm कंसंट्रेशन पेंटावैलेंट है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बच्चे Ni की वैल्यू ये गिवन है, Ni की वैल्यू ये गिवन है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख कर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इस चीज को समझो। लगना तो यही फॉर्मूला है, लेकिन कैसे लगेगा वो दिखाता हूं मैं। Ni की वैल्यू गिवन है 1.5 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब, ओके। अब कह रहा है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब होल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे पेंटावैलेंट ओपन 15 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की डोपिंग क्या करा है, 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन। तो यहाँ पे कितने एटम्स थे, इतने एटम्स थे। इन एटम्स में अगर देखें तो कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटम्स कितने हैं, 5 इंटू 10 की पावर 28। और अब बोल रहा है कि अगर आपने 10 की पावर पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10 लाख, यानी कितना हो गया, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 एटम में तुमने कितने पेंटावैलेंट ऐड किए हैं, 1, इसलिए 1 में 1 एटम में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 10 की पावर 28 में कितने हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 28 अपॉन 10 की पावर 7। तो आंसर आ गया 5 इंटू 10 की पावर 21। ठीक है बच्चे, तो ये आपके आ गए कौन, ये आ गया नंबर ऑफ होल्स, ये आ गए आपके नंबर ऑफ होल्स। कैसे आए फिर से समझ लेना बच्चे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए, 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम्स हैं, और 1 ppm की डोपिंग कंसंट्रेशन है। मतलब कि आपने 10 लाख में से एक एटम किसको दिया, पेंटावैलेंट को ऐड किया। तो इतने में से कितने आपने पेंटावैलेंट ऐड किए, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन आ जाएगी। यानी इस जो फॉर्मूले में Ni का स्क्वायर Ne इंटू NH, ठीक है ना। तो अब जब ये आ गया तो अब हमें क्या करना है, हमें Ni की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 10 की पावर 16 का स्क्वायर, और जो आपने पेंटावैलेंट कंसंट्रेशन दी है वो कितनी हो गई, ये हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 21, ठीक है। अब यहाँ पे आया NH, अब बस आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको NH की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो 1.5 इंटू 1.5 32 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 21। तो यहाँ से अगर मैं किया, इसको हटाता हूँ मैं, तो ये 22 हो जाएगा सपोज, ठीक है। ये 3 हो गया, कितना हो गया 4.5, अब 32 से 10 इंटू 10 की पावर 10। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 4.5 इंटू 10 की पावर 9 आ रहा है। तो 9 क्यों आया, हाँ क्योंकि 22 के बाद ये 23 हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कैसे किया हम लोगों ने। बच्चे हमें 1 ppm दिया है, मतलब यहाँ पे 10 लाख, ठीक है ना। 10 लाख में जो होगा, आई थिंक यहाँ पे 10 की पावर 6 होगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 में 1 हुआ तो ये 6 इधर आ जाएगा। जब ये 6 इधर आया तो यहाँ से कितना होगा, ये 22, और जब ये 22 आएगा तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तब ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ एक ऐड हो गई, 23 हो गया, तो यहाँ से 9 आ गया, ये मिसिंग था आपका। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है बच्चे। कह रहा है कि अगर इस सेमीकंडक्टर से हमने इसको अप्लाई किया तो कैसे होगा। तो जहाँ जहाँ पे फॉरवर्ड बाइस की तरह ट्रीट कर रहा है, वहाँ तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा,
और जहां जहां पे नहीं कर रहा वहां नहीं मिलेगा। और कितना मिलेगा, 5 वोल्ट का इसका डिफरेंस है तो 5 वोल्ट ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे तो नहीं मिलने वाला क्योंकि ये रिवर्स बाइस में हो गया। तो देखो ये रिवर्स बाइस में हो गया और जहां पे गैप था वहां मिल जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 वोल्ट तो होने का चांस है ही नहीं, नेगेटिव जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस की तरह ट्रीट करेगा, जब जब इसको हायर वोल्टेज मिलेगा डायोड को तब ये ओपन रहेगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे बच्चे, और मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आपने इस पूरे सीरीज को सॉल्व किया है तो 7 मार्क्स आपकी मजबूती पर आ रहे हैं। ठीक है ना, और मैं वादा करता हूं कि आपको इस तरह से धीरे धीरे करके इस पूरी सीरीज सॉल्व करूंगा, पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा। और आप अगर बस देखते रहिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। जो मैंने रिवीजन दिया है उसको भी करिए, और मैंने आपको फुल डिटेल सेमीकंडक्टर की थ्योरी 1.5-2 घंटे की है। अगर आप वो देखने का समय है, देख सकते हैं तो देखिए, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तभी देखिए, अदरवाइज रिवीजन पर्पज से हमारे लिए बहुत बेटर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया, कह रहा है इसमें बताना है कौन सा फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन है। सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन में हमें देखना क्या होता है, जो P वाला टर्मिनल है वो हायर वोल्टेज पे होना चाहिए और जो N वाला है वो लोअर वोल्टेज पे होना चाहिए, बस यही देखना होता है। तो अब देखो भाई, हायर का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव के साथ वैल्यू होनी चाहिए, और ये नेगेटिव में मतलब लोअर वोल्टेज होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4 और 5 ऑप्शन हैं। ये 5 वोल्ट है, ये 0 है, ये तो नहीं हो सकता। ये देखो ये 10 वोल्ट है, हायर है, और P से लगा हुआ है -5, ये यानी ये तो है कंफर्म। अब ये देखो -12 है, कम है, ये -5 ज़्यादा हायर है, ये सब कंफर्म सही है। ये -10 है, ये रिवर्स बाइस के लिए 0, ये गलत हो गया। ठीक है ना, ये 0 है, ये -10 है, तो 0 हायर होता है एज कंपेयर टू -10, ये भी सही हो गया। कितने सही हुए, B, D and E, B, D and E, तो आपके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिंपल सा क्वेश्चन। अब कह रहा है इसमें करंट की वैल्यू निकालिए। ठीक है ना, अगर ये आइडल डायोड ना होता बच्चे, यहां तो आइडल डायोड है, तो फॉरवर्ड बाइस में आइडल डायोड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव, और रिवर्स बाइस में ओपन। लेकिन अगर ये आइडल ना होता, सपोज आपके सामने 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि ये सिलिकॉन डायोड यूज किया मैंने, यहाँ पे 2 वोल्ट की करंट, 2 वोल्ट का मैंने वोल्टेज दे दिया, और इस रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है ना बच्चे, तो 2 वोल्ट से, अब जैसे यहाँ 10 दिया हुआ है, तो कई बच्चों ने इसका आंसर निकाला था V = IR, क्योंकि उनको लगा कि अरे फॉरवर्ड बाइस है तो वो क्या करेंगे 2 10, तो इनका आंसर आ गया 0.2, जो कि ये क्या था, पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत हुआ था, अगर आपको डायोड मेंशन कर दे तो उसके पोटेंशियल ड्रॉप को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा 2 -0.7, यानी यहां पे 1.3 वोल्टेज आएगा, और I × 10 जैसे यहां पे करोगे तो आंसर आ रहा था ये। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझिएगा कि अगर डायोड, इस तरह के क्वेश्चंस में डायोड ने स्पेसिफाइड कर दिया है कि सिलिकॉन है तो 0.7 का माइनस करिए, जर्मेनियम है 0.3 का माइनस करिए, लेकिन अगर नहीं दिया है, नॉर्मल है, तो आप सिंपल से शॉर्ट सर्किट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अपने सॉल्यूशन पर आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है करंट निकालना है, इसमें करंट निकालना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। कह रहा है कि भैया ये +4 है, ये -6 है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 10 वोल्ट का। करंट कितना है, ये 10 वोल्ट का डिफरेंस हो गया, V की वैल्यू 10 वोल्ट। सिलिकॉन दिया होता तो उसको कंसीडर करते, लेकिन नहीं दिया, अच्छी बात है। ये 10³ ओम, तो V = IR, 10I 10⁻3, तो I की वैल्यू आ गई कितना 1/10², यानी 10⁻⁻2 एम्पियर, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब देखो भैया ये आया, ये कैसे करेंगे, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, सिंपल सा। Ni की वैल्यू गिवन है 10⁻16, और नंबर ऑफ एटम्स फास्फोरस ऐड किए गए हैं, Np फास्फोरस है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन दे दी गई है, और अब बोल रहा है कि न्यू कंसंट्रेशन ऑफ विल बी, ठीक है ना, नया कंसंट्रेशन वहां पे कितना होने वाला है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला बच्चे, यहां पर Ni का स्क्वायर = Ne × NH,
करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, होल कंसंट्रेशन बस चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन 10 की पावर 21 इक्वल टू NH, ठीक है ना। ये हो गया कितना, 32 माइनस 21, ठीक है ना, 32 माइनस 21, तो 10 की पावर 9, क्या गया कि किसने इतने दिया हुआ है, इतने एटम्स ऑफ फास्फोरस आर एडेड पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब, ठीक है। न्यू होल कंसंट्रेशन विल बी, तो 16 ठीक है। तो इसमें आप ये कह लीजिएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसमें आप ट्राई करिएगा, नहीं आता तो फिर बताइएगा। नेक्स्ट वन आता है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जांपल में इंपॉर्टेंट है। कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 विल बी। अब R1 तुम्हारा कहाँ है, ये वाला R1 है। सर्किट आई ऑफ ओपो समझ में आ रहा होगा। ये तुम्हारा 2 ओम गिवन है, ये तुम्हारा यहाँ पे डायोड लगा हुआ है ऐसे, ये 3 ओम, ये यहाँ पे डायोड इस तरीके से कनेक्शन है 2 ओम, और ये बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है। तो अच्छा आप खुद सोचो, ये तो रिवर्स बाइस है, ये तो हट जाएगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। 2 और 2, यस करंट ऐसे फ्लो होगी, 4 हो जाएगा। जैसे ही 4 हुआ तो V इक्वल टू IR, तो ये हो गया कितना 10, रेजिस्टेंस हो गया 4 I, तो ये वाला 2.5, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, रिवर्स बाइस से ही ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 कितना हो गया 4 ओम, और V इक्वल टू IR, तो यहाँ से 10/4 आंसर आया 2.5, ठीक है। नेक्स्ट वन बोल रहा है कौन सा बाइसिंग है और उसका ग्राफ कैसे बनेगा वोल्टेज वर्सेस करंट का। भैया देखो जरा ध्यान से, कह रहा है ए सेमी कंडक्टर जर्मेनियम क्रिस्टल ए है एंड बी आर डोप्ड विद द आर्सेनिक, ठीक है ना। ए और बी जो डोप्ड किए जाते हैं, ए आर्सेनिक से किया जाता है और बी जो होता है वो इंडियम से किया जाता है। तो भैया अब इसीलिए मैंने बोला ना ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। तो याद रखना बहुत जरूरी है, पेंटावेलेंट में कौन है, नाना पाटेकर आसरानी सब बीमार। तो आसरानी है, मिले कि नहीं मिले, हाँ मिल गए भैया। और इंडियम मतलब देखो कौन सा, ट्राईवेलेंट कौन कौन से होंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, तो इन मिल गया यहाँ पे, यानी पेंटावेलेंट। तो बी वाला तो हो गया पेंटावेलेंट है, ट्राईवेलेंट है, तो ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन नेगेटिव से कनेक्ट है, फॉरवर्ड बाइस की तरह ट्रीट करेगा। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ये सही होगा। कहन ये कैसा सही होगा सर, तो बच्चे I और V किधर दिया ये भी तो देखो, I और V किधर दिया ये तो देखो। ये V होता है, ये I होता है, तो I की तरफ ही तो ऐसे तेजी से जाता है ना। तो देखो ये I की तरफ ही तो जा रहा है, तो इसलिए कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन अब आया इसमें कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, द अप्रॉक्सीमेट डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बोला था डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों करंट का डिफरेंस ले लो, तो डेल्टा I आ रहा है 50 मिली एम्पियर, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस ले लो, वो आ रहा है 0.1 आ रहा है, ठीक है ना, वोल्ट। और मैंने डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो बस डेल्टा V कितना 0.1, करंट कितनी 50 इंटू 10⁻³ यहाँ चला गया +3। जैसे ही सॉल्व किया 10⁻² डिवाइडेड बाई 50, ठीक है ना, तो 2 ओम आ गया, ठीक है ना, 2 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि गलती तो नहीं हुई कोई। 10⁻² है, 10⁻² बोलो 100, सही है, क्लियर। नेक्स्ट वन बोल रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में सिलिकॉन क्या होता है भैया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर, और रूम टेम्परेचर में कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, किसकी तरह बिहेव करेंगे, नॉन मेटल्स या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती भैया, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है,
फॉरवर्ड बाइस पे डिपेंड करती है, डोपिंग डेंसिटी पे डिपेंड करती है, इसमें नहीं करती, डायोड डिजाइन में नहीं करती, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ से तुम्हारी पूरी सीरीज खत्म हुई और इस तरह से हम लोगों ने 24 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी थे वो हमने सॉल्व किए। आई होप आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नया जरूर मिला होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह से आप नई चीज़ें सीखना ताकि आपके एग्जाम अच्छा हो सके और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को क्वेश्चंस के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें आधे घंटे बस समय देंगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपके ऑब्जेक्टिव अप्रोच सही होंगे और साथ साथ आपका कंटेंट डेवलप होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।